स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे। मैंने क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड के बारे में आपको बताया, कितने तरह का क्लासिफिकेशंस होता है, पूरा टेबल इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में आपका अवेलेबल है। आप अच्छे से उसको नोट करेंगे, साफ साफ नोट करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे टेबल को। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट मेरा क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड के अलग अलग सेक्शंस पे ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, एक एक सेक्शंस को उठाएंगे और उसमें विथ एग्जाम्पल विथ डेफिनेशन उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या क्या उसका डेफिनेशन है। तो पहला मेरा था स्टैटिक लोड। ठीक है, लोड का डेफिनेशन तो मैंने आपको बोला है। फर्स्ट मेरा स्टैटिक लोड है। तो स्टैटिक लोड का सिंपल सा मतलब आप जान लीजिए कि स्टैटिक लोड वर्ड से क्लियर है कि स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जिस सिस्टम का या जिस बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो, तो वो टर्म क्या कहलाएगा? स्टैटिक कहलाएगा, है ना। तो मेरा जो पहला है स्टैटिक लोड, ये बोलता है कि लोड हुज डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या रिमेन्स सेम भी बोल सकते हैं आप, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहने का ये हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर लोड का डायरेक्शन और लोड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता हो, ठीक है, तो उस तरह के लोड को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? स्टैटिक लोड है। मतलब कि अगर आपका 10 न्यूटन का लोड है या 50 न्यूटन का लोड है या 100 न्यूटन का लोड है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वो कांस्टेंट लोड है, वो कांस्टेंट लोड आपका थ्रू आउट क्या रहेगा? किसी भी बॉडी के ऊपर मेंटेन रहेगा। 100 केजी का लोड है तो 100 केजी का लोड 100 केजी मेंटेन रहेगा, है ना। टाइम का कैलकुलेशंस होता चला जाएगा, टाइम आपका इंप्रूव होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बट लोड के अमाउंट में, लोड के मैग्नीट्यूड में आपका किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा और उसके डायरेक्शंस में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी अगर किसी चेयर पे बैठा हुआ है ना, तो चेयर पे बैठा हुआ है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो क्या है? स्टैटिक है। कहीं बैठे हुए हैं आप तो कहीं सिस्टम पे बैठे हुए हैं, कहीं टेबल पे बैठे हुए हैं, कहीं बेंच पे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब आप लेटे हुए हैं तो आपका लोड का जो मैग्नीट्यूड है चेंज हो जाएगा, आप उठ गए तो आपका लोड का अमाउंट जो है वो घट जाएगा। तो ये चेंज नहीं करेगा, ये आपका थ्रू आउट सिस्टम पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? स्टैटिक लोड बोलेंगे। जैसे इसका मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, लोड ऑफ मैन ऑन चेयर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी चेयर के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ना हो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगला मेरे पास जो है, इसी का 2 क्लासिफिकेशंस है। डेड लोड है। तो डेड लोड का मतलब ही होता है, मैंने आपको बताया भी है मैकेनिक्स में, डेड का मतलब होता है मरा हुआ। लोड है लेकिन मरा हुआ लोड है ना। लोड होगा, उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन वो कैसा लोड होगा? डेड लोड होगा। तो वैसा लोड जिसमें आपको ये कांस्टेंट हो जाए लोड का जो मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट होगा, या दूसरे मात्रा में या दूसरे भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि वैसा लोड जिसके इफेक्ट को, लोड के इफेक्ट को हम रियलाइज ना कर पाए, है ना। जैसे आपका खुद का वेट, आप 100 केजी के हैं, 50 केजी के हैं, 20 ग्राम के हैं, 10 ग्राम के हैं, तो ये आपको खुद महसूस नहीं होगा, है ना। ये बड़ा से बड़ा बिल्डिंग का वेट है ना, तो बिल्डिंग का वेट, बड़ा से बड़ा बिल्डिंग है, 100 मंजिला 50 मंजिला बिल्डिंग आपका है, तो वैसा नहीं है कि 100 मंजिला बिल्डिंग अर्थ रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के दरमियान अभी सुबह में यहाँ देखे तो मॉर्निंग में कहीं, शाम में कहीं और चला जाएगा, उसका लोकेशन आपका फिक्स है। तो उस बिल्डिंग का या उस आदमी का या कोई भी मशीन कंपोनेंट का जो वेट होगा वो क्या रहेगा? वो आपको रियलाइज नहीं होगा या टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं करेगा। ये किसका टाइप है? स्टैटिक का ही है, लेकिन स्टैटिक का कुछ नेचर इसमें क्या होगा? मेंटेन्ड होगा। तो यहाँ पे लिखा है इट इज टाइप ऑफ स्टैटिक लोड। ये स्टैटिक लोड का एक टाइप है विच इज कांस्टेंट, जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और विच कैन नॉट बी रियलाइज, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसको हम लोग रियलाइज महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे आदमी का खुद का वेट, आदमी 20 केजी का है, 50 केजी का है, कभी वो रियलाइज नहीं करता है कि हम इतना केजी के हैं। वो कब पता चलेगा? जब वेट मशीन पे जाएगा कि हाँ 100 किलो का आदमी है, 70 किलो का आदमी है, 60 केजी का आदमी है, जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा उसको पता चलेगा, लेकिन वो खुद से रियलाइज कभी नहीं करता है। तो वो क्या है? वो डेड लोड है, मरा हुआ लोड है वो, है ना। अब इसका जो ग्राफ है, तो हम लोड वर्सेस टाइम के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो देखो
ये लोड वर्सेस टाइम के बीच में मैंने आपको ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये जो लोड है इसको हम लोग इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो ये ग्राफ इस y एक्सिस पे जाइएगा तो ये y एक्सिस पे कहीं भी, y एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाइए, यहीं पे जाके मर्ज होगा, यहीं पे पॉइंट आके ये मिलेगा। तो ये लोड का अमाउंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में इस पे आप इसके टाइम वाले एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते चले जाइएगा तो टाइम टू टाइम आपका वेरिएबल है, टाइम चेंज कर रहा है, लेकिन ना ही इसका डायरेक्शन और ना ही इसका मैग्नीट्यूड कोई भी चेंज नहीं करेगा। तो वो डेड लोड या दिस इज द टाइप ऑफ क्या, स्टैटिक लोड। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, लोड ऑफ बिल्डिंग अभी जस्ट समझाया, सेल्फ वेट, ठीक है, वेट ऑफ मशीन कंपोनेंट, ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या है बाबू, ये सारा का सारा आपका डेड लोड है। मतलब एकदम दिमाग में डाल लो, सीधी सी बात ये हो गई कि लोड को हम लोग फील नहीं कर पाएंगे तो वो डेड लोड होगा, ठीक है। अगला है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या कहता है? ग्रेजुअली अप्लाइड मतलब, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे 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 धीरे, है ना। तो हम लोग लोड के अमाउंट को अगर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, है ना, तो वो क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। या कोई भी लोड, कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे, है ना। तो ये सिंपल सा बात है कि ये भी आपका रियलाइज नहीं करेंगे, ये भी आपका स्टैटिक लोड का ही टाइप है। तो ये क्या कहता है कि लोड आपका स्टैटिक होगा, लेकिन इसमें लोड का जो अमाउंट होगा वो लोड का अमाउंट टाइम टू टाइम वैरी करेगा, है ना। वो लोड का अमाउंट आपका टाइम टू टाइम वैरी करेगा। तो क्या है इसका डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा है मैंने, लोड हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट बट आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू। डेफिनेशन को आप समझिए, मतलब कहने का हुआ कि लोड का अमाउंट एक सर्टेन टाइम तक, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगा। जैसे जैसे आप लोड के अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा, टाइम कभी बैक में नहीं जाता है, ठीक है। तो वो लोड के अमाउंट धीरे 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 बढ़ता चला गया। लेकिन जब लोड मैक्सिमम हो गया, तो लोड मैक्सिमम हो गया बाबू, तो मैक्सिमम होने के बाद वो लोड आपका स्टैटिक लोड की तरफ बिहेव करने लगा। मतलब कहने का हुआ कि वो लोड का अमाउंट आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको थोड़ा बताऊं, जैसे देख लीजिए कि ये मेरा टाइम और ये वर्सेस आपका किसका है, लोड का ग्राफ है। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि लोड को इंक्रीज किया, ठीक है। एक लोड मेरा P1 है, उस समय टाइम आपका T1 था, ठीक है। एक लोड मेरा P1 है, टाइम T1 है। फिर मेरा लोड P2 हो गया, टाइम T2 हो गया, ठीक है। फिर मेरा लोड P3 हो गया, टाइम T3 हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे देखो लोड के अमाउंट को हम धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, और यहाँ पे आने के बाद लोड आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे अगर आप वहाँ से लोड के अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो मटेरियल फेल कर जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ये लोड का ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये लोड का ग्राफ आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आप इसको मिला दीजिएगा लाके, तो ये सेम एज लाइक कैसा बिहेव करेगा, ये आपका स्टैटिक लोड की तरह या डेड लोड की तरह बिहेव करेगा। जैसे सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कोई भी आदमी को अगर ऑक्सीजन का लेवल दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, जब वो जिंदा है तो ये आपका इसका ग्राफ का फ्लक्चुएशन ऐसे होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन वही आदमी मर गया तो ग्राफ कैसा हो जाता है, सीधा एकदम स्ट्रेट हो जाता है। अब आप उसको कितना घी खिलाइए, मक्खन खिलाइए, अमृत पिला दीजिए लाके, वो जिंदा होने वाला नहीं है। तो सेम ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे जो उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगा तो मैक्सिमम तक जाएगा, है ना, और मैक्सिमम जाने के बाद फिर वहां से वो मटेरियल फेल कर जाएगा। तो मटेरियल अगर टूट ही गया तो फिर आप उसको जोड़ के क्या फायदा, जोड़िएगा तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो आएगा नहीं, वो टूटा ही हुआ रहेगा, है ना। तो यही कहता है यह काम। जैसे सिंपल सा कोई भी आदमी का अगर जीने का जो 50-60 साल 100 वर्ष लेवल है, वो 100 वर्ष को अचीव कर लिया, तो 100 वर्ष अचीव होने के बाद 100 वर्ष के पहले इसका ग्राफ ऐसा, 100 वर्ष के बाद इसका ग्राफ कैसा, ऐसा। 100 वर्ष जी लिया, मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लिया, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लिया, कहानी खत्म, है ना। तो वो फ्लैट हो गया, कहानी खत्म। मतलब वो क्या हो गया बाबू, वो इसके बाद वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये हो गया कि कोई भी लोड ग्रेजुअली बढ़ता चला जाए, लेकिन जब वो लोड के अमाउंट मैक्सिमम हो जाता है, तो लोड के अमाउंट मैक्सिमम हो जाने के बाद वो जो होगा स्टैटिक लोड की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बोलेंगे। या दूसरे वे में हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा लोड जिस लोड का मैग्नीट्यूड
जो है वो टाइम के साथ वैरी करेगा, उस तरह के लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बोलेंगे, जिसमें एक टेस्ट किया जाता है। ये मैकेनिकल का सबसे फेवरेट टेस्ट है और ये मशीन है, एक मशीन का नाम है आपका UTM, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कॉम्प्रेसिव टेस्ट भी करते हैं, लेकिन मेजर वे में इस मशीन में आपका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। और मैकेनिकल का सबसे जानदार और सबसे शानदार मशीन है ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जब सॉम पढ़ेंगे, कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे, कॉलेज खुल जाएगी तो एटलीस्ट कुछ देखो या ना देखो, UTM आप जरूर देखिएगा, आइजो टेस्टिंग मशीन, चारपी टेस्टिंग मशीन, ठीक है, UTM, ये सारा चीज़ आप लोग देखेंगे दिखाया जाएगा, और नहीं भी देखेंगे फिर भी आप लोग देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा। तो अगला जो मेरा नेक्स्ट है, दूसरे सेक्शन में जैसे एंटर करेंगे तो मेरा डायनेमिक लोड है। वर्ड से क्लियर हो रहा है कि वैसा लोड जो मूविंग कंडीशन में हो, या वैसा लोड जिसको हम रियलाइज कर सके, तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइव लोड बोलते हैं, या वैसे ही लोड को हम लोग डायनेमिक लोड बोलते हैं, है ना। तो एक था आपका डेड लोड और एक है आपका लाइव लोड। तो लाइव लोड का सिंपल सा मतलब हो गया कि जिस लोड को हम महसूस करें, जैसे लोड आपके ऊपर डाल दें, वो लोड का अमाउंट आपको महसूस हो, उसका इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता चले कि नहीं ये बहुत भारी है ना। कान के नीचे एक हाथ को खींच के लगा दिया तो उसका इंटेंसिटी आपको रियलाइज हो, तो वो क्या होगा, वो डायनेमिक लोड होगा। मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये हो गया मेरा होल एंड सोल कि बाबू जिस लोड को हम या कोई भी ह्यूमन बींग्स जो होगा महसूस करेगा, वैसे लोड को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक लोड, या वैसा लोड जो मोशन के दरमियान आए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक लोड बोलेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ लाइव लोड इज ए डायनेमिक लोड। लाइव लोड कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाइव लोड कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया जो लोड हम लोग रियलाइज कर सके, रियलाइज कर सके, महसूस कर सके। ये मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी आपका मोटर कार किसी ब्रिज के ऊपर चल रहा है तो उसका शॉक, ठीक है, उसका झटका आपको महसूस होता है, उसके द्वारा दिया गया झटका। या कोई भी आदमी अगर किताब कॉपी को ढो रहा है, या बैग में किसी किताब कॉपी को आप ही लोग डाल के लेके चलते हैं, ठीक है, तो जिस दिन ज़्यादा क्लासेस होने वाला रहता है उस दिन ज़्यादा कॉपी किताब लेकर चलते हैं। पहले वाले के कंपेरेटिवली लाइट क्लास जिस दिन हुआ, हल्का क्लास जिस दिन हुआ, तो उसके कंपेरेटिवली जिस दिन हैवी क्लास हुआ तो आपको ज़्यादा लोड को कैरी करना है, तो आपको लगेगा कि नहीं आज का क्लास कुछ ज़्यादा है, और आप उस चीज़ को ज़्यादा रियलाइज करिएगा, है ना। या कल क्लास में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई 5 घंटा के बदले 6 घंटे का क्लास हो जाए, 3 घंटे के बदले 4 घंटे का क्लास हो जाए, तो बॉडी आपको वो महसूस होने लगता है, बॉडी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, तो डायनेमिक लोड होगा या लाइव लोड होगा। दूसरा है इम्पैक्ट लोड, ठीक है। तो इम्पैक्ट लोड क्या कहता है कि इम्पैक्ट का सीधा सा मतलब होता है, इसका 2-3 नाम मैंने आपको बताया है। एक है आपका सडनली अप्लाइड लोड, या इसी का नाम आपका शार्प लोड, ठीक है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा लोड जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगे, बहुत मिनिमम टाइम कैलकुलेशन बहुत कम हो और उस दरमियान आपका लोड लग जाए। जैसे कोई भी बॉडी को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दीजिए तो अचानक से नीचे आ जाएगा। पंचिंग ऑपरेशन, जब पंच किया जाता है, होल बनाया जाता है, जैसे आप लोगों ने किताब कॉपी को स्पाइरल कराते हैं तो नीचे डाल के पंच करता है तो अचानक से झटका मारता है, तो टाइम कैलकुलेशन वहां पे बहुत ही मिनिमम होता है। तो वैसे लोड को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, इम्पैक्ट लोड है। मतलब सीधा से ये हो गया कि बहुत मिनिमम, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लोड अगर किसी बॉडी के ऊपर लगा तो वो क्या कहलाएगा, शार्प लोड कहलाएगा या इम्पैक्ट लोड कहलाएगा। डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, लोड विच एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या, इम्पैक्ट लोड। जैसे इसका एग्जांपल हो गया फॉलिंग ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी गिर रहा है, पंचिंग ऑपरेशन अभी बताया मैंने। उसके बाद दूसरा है आपका फटीग लोडिंग। फटीग का मतलब आप जान लीजिए, फटीग का मतलब होता है रिपीटेशन। मैकेनिकल का ऐसा फेवरेट टर्म है, पिछले क्लास में मैंने आपको क्रिप के बारे में बताया था। अब फटीग है, ठीक है, इंड्योरेंस लिमिट है, तो ये सब जनरली इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन है कि भाई फटीग क्या होता है बताइए, कब डेवलप करता है किसी भी बॉडी में, क्रिप क्या होता है, इंड्योरेंस क्या होता है, ये सारा चीज कंपटीशन में या इंटरव्यू में, ये सब इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन है। फटीग लोडिंग क्या है, क्रिप क्या है, इंड्योरेंस क्या है ना, तो पढ़िएगा तब जानिएगा, ठीक है। तो फटीग का सीधा मतलब हो गया रिपीटेशन होता है। फटीग का मतलब होता है रिपीटेशन।
तो यहाँ पे लोड कहने का मतलब क्या हुआ, फटीग लोड कहने का मतलब आपका क्या हुआ कि वैसा लोड जो आपका रिपीटेशन पे लगे, मतलब कि लोड रिपीट करे, है ना, सेम अमाउंट का लोड, सेम मैग्नीट्यूड का लोड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, वो सिर्फ रिपीट करेगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फटीग लोड। जैसे ऑटोमोबाइल आप लोगों ने देखा होगा 4 वो होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, है ना, तो चारों प्रोसेस एक साथ नहीं होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस में होता है, अल्टरनेट वे में, ऊपर नीचे, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग आटा चक्की में बेल्ट देखते हैं, तो जो एक बार लूज होता है तो एक बार टाइट होता है, जो एक बार टाइट होगा तो एक बार लूज होगा, तो रिपीटेशन में ये करता है काम, है ना। तो वैसे लोड को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, फटीग लोड बोलेंगे। तो ये लोड का जो पहला वाला सेक्शन है ये आपका फिनिश्ड हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे कि अगला टाइप क्या है, बात करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग मॉस के अगले लेक्चर पे बात करेंगे, और वो अगला लेक्चर आपका लोड से रिलेटेड है। लोड का सेक्शन नंबर 2 है, ये पहला सेक्शन आपका जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसको फिनिश किया। नेक्स्ट जो वीडियो है सेक्शन 2 में हम लोग बात करेंगे नॉर्मल लोड। नाम से बहुत सिंपल और बहुत आसान डेफिनेशन है, ठीक है। तो नॉर्मल कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोई भी लोड किसी भी सरफेस के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री पे लगेगा, मतलब कि 90 डिग्री पे लगेगा, वो जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर या सरफेस के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल लोड है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिखा है, लोड परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, नॉर्मल लोड। जैसे सिंपल सा बात मान लीजिए कि ये बोर्ड मेरा एक सरफेस है और इस पर आप ऐसे लोड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये सरफेस के साथ कितने का एंगल बना रहा है आपका, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल लोड कहलाएगा, है ना। तो सिंपल से इसकी बात हो गई कि नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी लोड अगर आपका लगेगा सरफेस के ऊपर, वो नॉर्मल लोड कहलाएगा। सिंपल लॉजिक। दूसरा अगर हम बात करें, इसी का जो दूसरा टॉपिक है एक्सियल लोड है ना। नॉर्मल लोड का ही ये टाइप है एक्सियल लोड। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि जो लोड किसी भी बीम या सरफेस के ऊपर या मेंबर के ऊपर या सेक्शन के ऊपर, उस सेक्शन के या बीम के एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के अलोंग लोड लगेगा, है ना, तो वैसे लोड को हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड। तो जो बीम का एक्सिस होगा, जैसे ये मेरा बीम है, ये बीम का एक्सिस ये वाला है, इधर से क्रॉस किया, इधर ये निकल गया, जो ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम, है ना। तो इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जो लोड लगेगा, इसी के ऊपर आप लोड लगा दीजिए। इधर से ये एक्सिस निकला, इधर से ये एक्सिस निकला, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बीम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, वो एक्सियल लोड होगा। फिगर के मदद से समझते हैं। देखिए, ये कोई मैंने सर्कुलर सेक्शन कंसीडर किया है जिसका लेंथ आपका L है और डायमीटर आपका क्या है, D है। ये एक्सिस है बीम का या सेक्शन का। बीम मैं क्लियर करूंगा, वैसे भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बीम मैंने आपको पढ़ाया है, फिर से मैं बता दूंगा, है ना। तो ये अगर इस एक्सिस के ऊपर ये लोड लगना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दैट लोड इज नोन एज एक्सियल लोड। क्लियर डेफिनेशन है, लोड विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम इज नोन एज क्या, एक्सियल लोड। इसका दूसरा जो टाइप है एक्सियल एसेंट्रिक लोड। एसेंट्रिक का मतलब मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है और फिर से आप सुन लीजिए। एसेंट्रिक का मतलब ही होता है अवे फ्रॉम सेंटर या सेंट्रोइडल एक्सिस, है ना। ये सेंटर से या सेंट्रोइडल एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक्सियल एसेंट्रिक जहां वर्ड लग जाएगा तो ये अब आपका इस सेंटर लाइन से क्रॉस नहीं करेगा। ये सेंटर लाइन के ऊपर या सेंटर लाइन से नीचे, मतलब सेंटर लाइन से समथिंग दूरी पे, सेंटर लाइन पे ये नहीं जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, लोड डज नॉट पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड क्या, एक्सियल एसेंट्रिक लोड। जैसे ये मेरा लोड है, ये मेरा सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन का ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर मैंने लोड लगाया, ये P है, तो इस एक्सिस से ये लोड के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ड्राइंग में पढ़ाया गया होगा आपको, ड्राइंग वाले सर बोले होंगे कि इतना mm एसेंट्रिक फ्रॉम सेंटर,
या इतना mm एसेंट्रिक, तो एसेंट्रिक का मतलब ही हो जाता है कि वो सेंटर पे नहीं जाएगा, सेंटर से अवे जाएगा, है ना। ये आपका ऊपर या ये आपका इधर से नीचे भी हो सकता है। तो जो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस है और जो आपका लोड का पोजीशन है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट डिस्टेंस इज नोन एज क्या, एसेंट्रिसिटी, है ना। तो सिंपल सा मतलब हो गया कि अगर एक्सिस के सेंटर से होके लोड नहीं जाएगा या बीम के सेंटर से होके लोड पास नहीं करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे बाबू एक्सियल एसेंट्रिक लोड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास, दूसरा है शियर लोड। तो शियर का मतलब एकदम सिंपल सा जान लीजिए कि वैसा लोड जो किसी भी प्लेन के पैरेलल लगता है ना। दो प्लेन है और दोनों लोड कैसे लगेगा, दोनों प्लेन के, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और ये लोड दोनों जो लगेगा, ये लोड जो लगेगा इस प्लेन के पैरेलल लगेगा। मतलब लोड आप इस पे लगाइएगा तो लोड इस प्लेन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना। जैसे आप लोग पेज टर्न करते हैं तो वो शियर फोर्स होता है या शियरिंग होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि शियर लोड इज पैरेलल टू द फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे एक मेरा ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जो है दोनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एक फोर्स इधर से लग रहा है रेड वाले सेक्शन पे और एक फोर्स आपका ब्लू वाले सेक्शन पे। तो जो दोनों फोर्स होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों एक दूसरे का हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। शियर वर्ड जहां आ गया तो जान लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि वो प्लेन के पैरेलल होगा। एकदम ठोक के बजा के दिमाग में इस चीज को सेट कर लीजिए, शियर का मतलब प्लेन के पैरेलल, है ना। तो यहां पे देख लो, ये एक फोर्स है, ये एक लोड लगा रहे हैं और ये एक लोड लगा रहे हैं, और दोनों को पकड़ के ऐसे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शियर लोड हो जाएगा। अब इस शियर लोड में इसका जो पहला है ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ट्रांसवर्स कहने का मतलब होता है 90 डिग्री, वर्टिकली 90 डिग्री, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि कोई भी बीम है या कोई भी कॉलम है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग बीम बोलते हैं। तो बीम तो ऑलरेडी आपको बताया है, बीम क्या होता है, बीम एक तरह का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसके ऊपर लोड लगेगा और आफ्टर एप्लीकेशन लोड वो मेंबर का टेंडेंसी क्या होगा, मुड़ने का होगा। उसी तरीके से आपका होता है कॉलम। तो कॉलम हॉरिजॉन्टल मेंबर नहीं, वर्टिकल मेंबर होता है, उसके ऊपर लोड लगेगा तो वो क्या करेगा, बकलिंग करेगा। वो क्या होगा, एक होता है बीम में जब बेंडिंग होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग, सॉरी कॉलम में जब बेंडिंग होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बकलिंग, और बीम में जो बेंडिंग होगा इसको बोला जाता है मुड़ना, इसको बोला जाता है बेंडिंग। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इसी यूनिट में पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है, कॉलम और बीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो सकता है कि आपका कॉलम हो या हो सकता है आपका बीम हो। तो जो आपका वर्टिकल सेक्शन होगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो इस बीम के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स, तो बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या बीम के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लोड लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, ट्रांसवर्स शियर लोड है ना। तो मैंने यहां पे लिखा है द लोड विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड द एक्सिस ऑफ द बीम इज नोन एज क्या, ट्रांसवर्स शियर लोड, है ना। अगला हम लोग बात करेंगे एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड का। तो फिर यहां पे देख लो, फिर यहां पे तुम्हारा वर्ड आ गया एसेंट्रिक। तो फिर ये वर्ड जो एसेंट्रिक हो गया, अब ये एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, यहीं पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ट्रांसवर्स मतलब क्या, वर्टिकली होगा, डाउनवर्ड होगा, 90 डिग्री पे होगा, और शियर मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं पैरेलल, ये कोई भी लोड होगा तो इसके पैरेलल ही आएगा। अब देखो ये फिर से एक आपका सेक्शन है, ध्यान से समझेंगे, फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अच्छे से, वीडियो को देखते टाइम इधर उधर नहीं देखेंगे, कान में हेडफोन लगाएंगे और आराम से वीडियो को देखेंगे, कारण कि ये 100% प्योर न्यूमेरिकल पेपर है आपका मॉस। अभी आप नहीं समझ जाइएगा, आगे में बहुत प्रॉब्लम होगा। अभी हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आए हैं मॉस के, है ना। ये पूरा हिलाने वाला पेपर है, ये मैकेनिकल का सबसे घातक पेपर है 3rd सेमेस्टर के लिए। और भी आगे पेपर्स बनेंगे जब आगे आपके सेमेस्टर्स में आप आइएगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से और बहुत माइन्यूटली और बहुत बारीकी से आपको इसको पढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखिए, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड का मतलब मैंने बोला कि ये आपका एक बीम है, कॉलम मान लो, कॉलम है ये, बीम नहीं है, कॉलम है या बीम भी हो सकता है, ये इसका एक्सिस है।
एसेंट्रिक का मतलब कि एक्सिस पर नहीं होगा लोड, एक्सिस से दूर होगा। एक्सिस से दूर मैंने लोड लगा दिया, ये P है, और अभी जस्ट समझाया मैंने कि एक्सिस और लोड के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो दिस इज द E, आवर एसेंट्रिसिटी, है ना। तो जब ये लोड लगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, है ना। अब इस एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड का सिग्निफिकेंस देखिए, इसका ब्यूटीनेस देखिए, इसका सुंदरता देखिए क्या है। कभी भी कोई भी कॉलम होगा या कोई भी बीम होगा, है ना, तो वो एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण उसमें शियरिंग एक्शन आता है और बेंडिंग एक्शन आता है। बेंडिंग, मुड़ना, कैसे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये इसका एक्सिस है और यहाँ पे मैंने लोड लगाया। 1 मिनट के लिए आप मान के चलिए कि मैं लोड यहाँ पे लगा रहा हूँ, प्रीवियस वाला केस कंसीडर करिए। तो जैसे ही आप इस पे लोड लगाना शुरू करेंगे, इस एक्सिस पे लोड लगेगा, तो जिसके कारण ये क्या होगा, कभी इसमें बेंडिंग नहीं आएगा, ये मुड़ेगा ही नहीं, ये नहीं मुड़ेगा। पूरा का पूरा लोड जो होगा इस एक्सिस से होता हुआ निकल जाएगा। तो आगे के पढ़िएगा, आगे मैं बताऊंगा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस जब हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि उस लाइन पे स्ट्रेसेस का वैल्यू 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इस बीम पे, इस कॉलम पे किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, इस मेंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी मेंबर आप मान के चलिए या सेक्शन मान के चलिए। अगर यही लोड हम यहां से इधर लगा दें, एक्सिस चेंज हो गया, तो जैसे यहां पे आप लोड लगाइएगा, ये जो अभी ऐसे खड़ा है, ये जो अभी ऐसे खड़ा है, इसका टेंडेंसी हो जाएगा ऐसे मुड़ने का। लेकिन इसी पे जब आप लोड लगाइएगा कभी ये नहीं मुड़ेगा। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स में या बड़े बड़े जो ब्रिज का बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाया जाता है, तो आप लोगों ने लोड देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा कॉलम है ना, तो आप देखे होंगे कि जो ब्रिज का लोड जाता है ये सेंटर पे जाता है, कभी भी इधर या इधर नहीं जाएगा। अगर सेंटर पे वन साइडेड हो जाएगा तो वो झुक जाएगा, दब जाएगा, एक साइड से दब जाएगा, एक साइड से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। मतलब एक साइड दबेगा और एक साइड उठ जाएगा इधर से, है ना। तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से, इसीलिए यहां बीच में लोड को डाला जाता है। बीच में लोड डालने से क्या हो जाता है कि इसके ऊपर जो लोड जाएगा ये एक्सिस से होता हुआ क्रॉस करेगा और वो लोड का इफेक्ट इंटायर इस सेक्शन के ऊपर आपका नहीं होगा, है ना। तो आप एकदम जान लीजिए, दिमाग में बांट के डाल लीजिए कि एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण ही किसी भी सेक्शन में, आइदर दैट सेक्शन में बी आवर बीम या कॉलम, सेक्शंस में जो होता है आपका बेंडिंग डेवलप करेगा, उसी के कारण वो मुड़ेगा और उसी के कारण शियर ऑफ करने का मतलब क्रैक, टूटना हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो वो शियर ऑफ करेगा, टूटेगा, फटेगा। अब यहाँ पे देखो, तो मैंने यहाँ पे डाउन नोट में लिखा है कि इट विल प्रोड्यूस ए शियर फोर्स। शियर फोर्स मतलब सेक्शंस को 2 पार्ट में काट के निकाल देना। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स को हम यहाँ पे Fx से लिखेंगे और बेंडिंग मोमेंट को हम यहाँ पे Mx से इंडिकेट करेंगे। ये नोमेनक्लेचर है, ये लिखने का तरीका है। तो ये क्या होगा, ये किसके कारण डेवलप करता है, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण डेवलप करता है। अब बात को फिर से फिगर में समझिए। जब ये मुड़ेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा, तो ये वाला, ये पोर्शन, ये जो इमेज मैंने रेड कलर से बनाया है, तो इधर से ये उठेगा, ठीक है। ऐसे समझिए, ऐसे इस चीज को समझिए। ये मेरा कॉलम है, इस साइड में मैंने लोड डाला, तो ये ऐसे उठेगा। तो एक पोर्शन मेरा क्या हो रहा है, उठ रहा है, और एक पोर्शन मेरा क्या हो रहा है, दब रहा है ना। एक साइड आपका उठेगा और एक साइड क्या होगा, दबेगा। तो दोनों में अलग अलग नेचर का आपका फोर्स डेवलप होगा, अलग अलग नेचर का स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जो उठना शुरू करेगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, उठेगा, जो सरफेस से उठना शुरू करेगा वो टेंसाइल नेचर का होगा। जो आपका दबना शुरू करेगा वो कैसा होगा, जाहिर सी बात है वो कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो एक साथ दोनों नेचर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि ये आपका कॉलम है, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, मेरा फोन। तो ये यहाँ पे आपने लोड को लगाया, तो यहाँ पे आप लोड को लगाइएगा तो ये कैसे जाना शुरू करेगा, ऐसे जाना शुरू करेगा ना, ऐसे मूव करना, तो ये उठेगा और ये कहाँ जाएगा, दबेगा। तो इस कारण से एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के कारण आपका क्या डेवलप होता है बाबू, किसी भी बीम में या इंजीनियरिंग सेक्शंस में आपका क्या डेवलप होगा, वहां पे डेवलप होगा आपका बेंडिंग, और वहां पे डेवलप हो जाएगा क्या, शियर। तो 2 नेचर हो जाएगा। नेचर में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा टेंसाइल और एक नेचर में क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव, है ना। तो ये दूसरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो मेरा लास्ट है,
एरिया के हिसाब से, तो उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए आप अच्छे बच्चे की तरह, एक बढ़िया इंजीनियर की तरह कॉपी पेपर उठाइए और आराम से नोट करते चले जाइए। कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा रिलेटेड टू माय पेपर। ठीक है, थैंक यू।